वेलकम बैक। किसी की कमजोरी की वजह से पीओके हमसे दूर हो गया, ये स्टेटमेंट है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। एस जयशंकर ने पंडित नेहरू और कांग्रेस पर तंज कसा और एस जयशंकर ने कहा भारत में वापस शामिल होगा पीओके, लक्ष्मण रेखा जैसी कोई चीज नहीं। और देखिए इसका जो जिक्र है वो अखबारों में भी है पलक। पीओके किसी की गलती के कारणों से खोया और जयशंकर बोले चीन की पिछली हरकतों से वाकिफ और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है, उसका पुराना इतिहास है। आपके अखबार में क्या है? उन्होंने कहा कि राजदूत रहते चीन को कई बार समझा चुका हूं कि पीओके सिर्फ हमारा था, है और रहेगा। उन्होंने आगे इसमें यह भी कहा कि जो स्थिति है उसको दृढ़ता से बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले आप में से कोई भी ऐसी बातें नहीं करता था, ये बदलाव है। इस बात का भरोसा आज भारतीय जनता पार्टी को भी है। मुझे लगता है कि हमें अपनी स्थिति मजबूत रखने की जरूरत है, हमें खुद पर विश्वास बनाने की जरूरत है। तो सीधा सीधा दो टूक यहाँ पर पाकिस्तान को करते हुए नजर आए एस जयशंकर। और अब आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की अब खैर नहीं, वायुसेना को जुलाई तक मिलेगा पहला LCA मार्क 1A विमान। HAL और भी ऑर्डर मिलने की इसमें उम्मीद है, ये बड़ी जानकारी है। रक्षा मंत्रालय ने HAL को फिलहाल टेंडर दे दिया है। तो पाकिस्तान जिसकी अब खैर नहीं, क्योंकि अब जो शक्ति है भारत की वो और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि वायुसेना को मिलने वाला है जुलाई तक पहला LCA मार्क 1A विमान। प्रीति। और चलिए अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में NIA की छापेमारी। NIA ने सरताज अहमद मंटू की संपत्ति को कुर्क किया है। 3 जगहों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी गतिविधियों के तहत हिरासत में मंटू को लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में किस तरीके से NIA ने छापेमारी की है। ऐसे में 3 जगहों पर कुर्की की ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि NIA ने सरताज अहमद मंटू की संपत्ति को कुर्क किया है और इसके साथ ही 3 और जगह है जहां पर ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। एक बड़ा एक्शन यहां पर NIA की तरफ से लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। स्मृति ईरानी का प्रियंका पर तंज सामने आया। अमेठी में पर्दे के पीछे लड़ रही हैं प्रियंका। कांग्रेस के सामने रायबरेली को बचाने की बड़ी चुनौती है। इस बीच अमेठी के पिछड़ेपन के लिए गांधी परिवार जिम्मेदार है, ऐसी तमाम बातें कहते हुए स्मृति ईरानी नजर आई। आपको बता दें कि अमेठी से मौजूदा सांसद है स्मृति ईरानी और फिलहाल कांग्रेस के द्वारा क्योंकि लगातार अमेठी को लेकर तमाम बातें की जा रही है, चुनाव प्रचार किया जा रहा है, खासतौर पर प्रियंका गांधी जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। उसको लेकर स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर तंज कसा और कहा कि अमेठी में पर्दे के पीछे से लड़ रही हैं प्रियंका। और CAA पर नागरिकता प्रमाण पत्र दिए जाने पर मिथुन चक्रवर्ती का स्टेटमेंट। और CAA किसी को भगाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ डरा कर मुसलमानों को डरा रहे हैं और ये डरा रहे हैं कि मुसलमानों को भगा देंगे। ये आपको नागरिकता देने का, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में जब भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने CAA पर नागरिकता प्रमाण पत्र दिए जाने को लेकर कहा कि CAA किसी को भगाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ डरा रहे हैं कि मुसलमानों को भगा देंगे। ये आपको नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं। और वहीं उड़ीसा पहुंचे असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा और उन्होंने CAA को लेकर वहां पर भी कहा कि बहुत अच्छा है कि CAA लागू हो गया। PM मोदी ने अपना एक और वादा पूरा किया। हिंदू समाज के लिए ये एक बहुत सुखद समाचार है। PM मोदी ने हिंदू समाज को न्याय दिया, इसलिए उन्हें बहुत अभिनंदन। दरअसल सुंदरगढ़ उड़ीसा पहुंचे थे असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें इस दौरान कही, कहा कि PM मोदी ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। हिंदू समाज के लिए ये एक बहुत सुखद समाचार है। PM मोदी हिंदू समाज को न्याय देने का काम करते हैं, इसलिए उन्हें बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने इसके पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि पिछली बार का चुनाव आपने अच्छे से जिताया तो राम मंदिर बन गया, और इस बार भी अगर 400 पार की जो सीटें आती हैं वो, तो जितने भी वादे बीजेपी कर रही है वो सभी वादे पूरे होंगे। तो तमाम ये बड़ी बातें कहते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा नजर आए। और आप देखेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा को किस तरीके से CAA को लेकर वो हर बार अपनी बात प्रमुखता से रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात देवभूमि उत्तराखंड की करेंगे, क्योंकि 4 धाम को लेकर CM धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए सारी व्यवस्था है। पिछले वर्षों की तुलना में 2 गुने यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ज़्यादा भीड़ की वजह से कुछ परेशानियां हुई हैं और अपील है कि बिना पंजीकरण यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा शुरू ना करें और नियमों का आवश्यक पालन करें। यमुनानगर हरियाणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर ये बातें कही, कहा कि सारी व्यवस्था है। पिछले वर्षों की तुलना में जो भक्त हैं वो ज़्यादा यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्रद्धालु की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कुछ दिक्कतें हुई हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि जल्द से जल्द
उन दिक्कतों को दूर किया जाए। यात्रियों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन उनसे अपील है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा शुरू ना करें और जो नियम है उनका पालन करें। आप देखेंगे चारधाम यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है, भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं और इतने ज़्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं कि अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कल बंद करा दिए गए हैं, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं कि वहां पर ट्रैफिक जाम की व्यवस्था हो रही है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं उनको लेकर लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी जब हरियाणा में रैली कर रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान उनकी तरफ से बातें कही गई है कि कुछ परेशानियां हो रही हैं क्योंकि लोग ज़्यादा पहुँच रहे हैं, लेकिन हम उन पर भी काम कर रहे हैं। बात बिलासपुर की। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। संविधान को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा कि 62 बार से ज्यादा संशोधन संविधान में कांग्रेस ने ही किया है। संविधान दिवस मोदी सरकार में बनाया गया। पीएम आवास योजना में 54% लाभार्थी, ये बात SC/ST है, ये भी बताया गया। और साथ साथ में स्कॉलरशिप स्कीम में सबसे ज्यादा लाभार्थी SC और ST कैटेगरी से आते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा बिलासपुर में ये तमाम बातें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा कि अगर संविधान को कुचलने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। 62 बार से ज्यादा संशोधन संविधान में कांग्रेस के द्वारा किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पार्टी से बाहर निकाला, उन्हें ना कोई मान सम्मान दिया गया बल्कि अपमानित भी कांग्रेस ने किया। संविधान दिवस मोदी सरकार में बनाया गया। पीएम आवास योजना में 54% लाभार्थी SC और ST कैटेगरी के हैं। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप स्कीम में सबसे ज्यादा लाभार्थी भी SC/ST कैटेगरी के हैं। पीएम मोदी की सरकार ने जहां पर OBC के कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, वहीं ये बाकी के काम भी उनके द्वारा किए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस सरकार जो है संविधान को लेकर बीजेपी को घेराव करती हुई नजर आ रही है बीजेपी का। इस बीच इसी बात को लेकर कांग्रेस के ऊपर हमलावर होते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर में नजर आए। और अब आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव के बीच में नासिक के नीलगिरी में हुआ है एक सीएम एकनाथ शिंदे के बैग की जांच की गई है। सीएम एकनाथ शिंदे की बैग की यहां की जांच की खबर सामने आई है। नासिक के नीलगिरी में हुई है जांच, ये बड़ी जानकारी आपको मिल रही है। पुलिस को सीएम शिंदे के बैग से तो ये बड़ी खबर है। तो ये बड़ी जानकारी है सीएम एकनाथ शिंदे से जुड़ी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं। हाईटेक हुई है कश्मीर, इसको लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से लोकसभा चुनाव के बीच जो खबरें लगातार मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। और बात हाईटेक हुई कश्मीर पुलिस की अगर करें तो काजीगुंड के नवयुग टनल में लगाए गए एडवांस कैमरे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस है ये कैमरे, ताकि जो भी यहाँ से जाए उसकी पूरी जानकारी हो, चेहरा देख के पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। ये जो कैमरा आप देख रहे हैं किस तरीके से इनके ज़रिए जो भी वहाँ से गुजरेंगे उनकी एक जानकारी सामने आएगी। हाईटेक जम्मू कश्मीर पुलिस हुई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा दुरुस्त किया जा सके, और इसीलिए लगातार जो टेक्नोलॉजीज़ है उनका यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है। तो एडवांस कैमरे नवयुग टनल में लगाए गए हैं और वो हम आपको देखिए दिखा भी रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में जो वहाँ से लोग जा रहे हैं, एक एक का चेहरा इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, कैद हो रहा है, पहचानने में आसानी और पूरी इंफॉर्मेशन एक एक शख्स की इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मुंबई से आ रही खबर की। मुंबई होर्डिंग हादसा मामले में कार्रवाई की गई है। दरअसल बिलबोर्ड कंपनी का मालिक उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई की जाएगी। होर्डिंग गिरने से 16 लोगों की मौत हुई थी और उसी में फिलहाल कार्रवाई करते हुए यहां पर गिरफ्तारी की गई है। जयपुर से इस व्यक्ति को, जो कि आरोपी के तौर पर सामने आया, इसको गिरफ्तार किया गया। 16 लोगों की मौत होर्डिंग गिरने की वजह से मुंबई में हुई थी और वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिस वक्त ये होर्डिंग गिरा था। और ये बड़ा होर्डिंग जब गिरता है तो 16 लोग इसके नीचे आ जाते हैं, दबने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। बड़ा हादसा ये हुआ जिसके बाद से लगातार जो कार्रवाई थी पुलिस के द्वारा वो की जा रही थी। इस व्यक्ति को ढूंढने के लिए पुलिस अलग अलग जगह जो कोशिशें कर रही थी, और इस बीच जो जानकारी है उदयपुर से मालिक कंपनी का, बिलबोर्ड कंपनी का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे क्या कुछ होता है इसके ऊपर नजरें लगातार बनी हुई है। तो मुंबई होर्डिंग हादसे मामले में कार्रवाई और बिलबोर्ड कंपनी के मालिक को अरेस्ट कर लिया गया है। बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव का अखिलेश
यादव पर निशाना। आजमगढ़ से अखिलेश यादव भाग गए, यह दिनेश लाल का स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं। और विपक्ष के नेता और समर्थक हताश हैं, दिनेश लाल का ये स्टेटमेंट। तो लगातार आजमगढ़ में तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं 5वें फेज के इलेक्शन को लेकर, आगे बचे हुए इलेक्शन को लेकर, फेज के इलेक्शन को लेकर लगातार तमाम दिग्गजों के पहुंचने के साथ एक दूसरे पर बाल पलटवार का भी दौर जारी है। बीजेपी नेता दिनेश लाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये है कि अखिलेश हुए फरार, आजमगढ़ ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। दोनों भाई भगोड़े हैं, और धर्मेंद्र जी भी और अखिलेश जी भी, दोनों यहाँ से जीते तो भी भाग गए, हारे तो भी भाग गए। आजमगढ़ की जनता कहती है भगोड़े हैं। और अब इन लोगों ने पीडीए बनाया है, उसका मतलब ये है परिवारवादी डकैत अलायंस। तो ये पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। आजमगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि अब भौजी आवे चाहे भैया, होई आजमगढ़ जम के लड़ैया, आर होई चाहे पार फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटे। और वहीं ओडिशा में नवीन पटनायक ने भी अपना पूरा जोर लगाया। भुवनेश्वर में रोड शो उनके द्वारा किया गया। बीजेडी की जीत के लिए जनता से आशीर्वाद मांगते हुए वो नजर आए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ओडिशा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए नवीन पटनायक अपना पूरा जोर लगाते हुए भुवनेश्वर में रोड शो किया। बीजेडी की जीत के लिए जनता से आशीर्वाद की मांग करते हुए और अपील करते हुए नजर आए। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भुवनेश्वर की, जब तमाम जो स्थानीय लोग थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और बीजेडी की जीत के लिए जनता से आशीर्वाद मांगते हुए ओडिशा में नवीन पटनायक को आप देख सकते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, रोड शो के दौरान की ये तस्वीरें हैं भुवनेश्वर की। तो इस वक्त हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है और ऐसे में अपनी अपनी पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि 4 जून को नतीजे क्या सामने आते हैं। लेकिन इसी बीच अब ये तस्वीरें बीजेडी की जीत के लिए आशीर्वाद मांगते हुए नवीन पटनायक। आगे बढ़ते हैं। चुनाव के बीच रायबरेली में एसपी को लगेगा झटका। विधायक मनोज पांडे आज हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर चर्चा में आए थे मनोज पांडे और देखिए अब ये जानकारी मिल रही कि विधायक मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव में उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई थी, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। तो चुनाव के बीच रायबरेली में अब समाजवादी पार्टी को एक जोरों का झटका लगने वाला है। और अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2024 से जुड़ी हुई अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की जीत हुई। कपिल सिब्बल को 1066 वोट मिले हैं। इस बीच कपिल सिब्बल ने प्रदीप राय को हराया है। तो ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2024 से संबंधित, जिसमें कपिल सिब्बल ने जीत हासिल की है। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया पंचतत्व में विलीन हुई। तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ नजर आई। अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा पूरा ग्वालियर और सीएम मोहनलाल यादव ने भी श्रद्धांजलि दी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां पंचतत्व में विलीन हो गई। इस बीच अंतिम विदाई देने के लिए भारी भीड़ नजर आई। पूरा जो ग्वालियर था वो वहां पर उमड़ा नजर आया और सीएम मोहनलाल यादव ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। नोएडा प्राधिकरण की बात होगी, जहां पर पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है राहत। सीबीआई की गिरफ्तारी पर रोक है इस वक्त। आपको बताया सुनवाई के दौरान यादव सिंह के वकील ने ये दलील दी। सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने के बाद वारंट जारी किया। मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते के बाद होगी। 13 जनवरी 2012 को यादव सिंह के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर में धोखाधड़ी, गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज की गई थी एफआईआर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, लेकिन अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती हुई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने के बाद वारंट जारी किया गया। ये दलील दी गई। अब मामले की अगली सुनवाई होगी 4 हफ्ते के बाद, यानी करीब 1 महीने के बाद। कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिग्रहण होगा असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कोलकाता नगर निगम की अपील खारिज कर दी है। अधिग्रहण पर आपत्तियों को सुनना राज्य का कर्तव्य है। तो देखिए किस तरीके से ये बड़ी बातें कही गई है कि अधिग्रहण मामले को सुनना राज्य का कर्तव्य है। आपको ऐसे मामलों को सुनना पड़ेगा, उसके बाद सुनवाई पूरे मामले में करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दरअसल यह अहम फैसला सुनाया गया है। कोलकाता नगर निगम की अपील को खारिज कर दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली एयर इंडिया एक्सप्रेस को। एयर इंडिया एक्सप्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। दरअसल एयरलाइन के खिलाफ में वेतन और प्रमोशन के बकाये को लेकर याचिकाएं जो दर्ज थी वो खारिज कर दी गई हैं कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने कर्मचारियों की याचिकाओं को खारिज किया है। देखिए, तमाम जो सवाल थे वो भी खड़े किए जा रहे थे, तमाम जो पैसेंजर्स थे वो भी ये सवाल खड़े कर रहे थे लोगों के, कर्मचारियों को लेकर कि एयर इंडिया एक्सप्रेस सर्विसेज ठीक नहीं दे रही है, और भी बहुत सारी याचिकाएं थी जो कि कोर्ट में थी। अब फिलहाल कोर्ट ने राहत देते हुए एयरलाइन को इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस को ये बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल दे दी गई। वेतन और प्रमोशन से संबंधित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। पढ़ते आगे, मंत्री आलमगीर आलम की ईडी रिमांड मंजूर। पीएमएलए कोर्ट ने आलमगीर आलम को ईडी रिमांड पर भेजा। ईडी को आलमगीर आलम की 6 दिन की रिमांड मिली है और पीएमएलए कोर्ट में आलमगीर आलम की पेशी हुई। देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है। ईडी की कार्रवाई और ग्रामीण विकास विभाग के हर ठेके में मंत्री का कमीशन 1.5% है। जहांगीर के यहां से बरामद 32 करोड़ रुपए मंत्री आलमगीर आलम के होने का दावा है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। देखिए, 3 दिन के छापे में 37.5 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और ईडी बोली पूरा विभाग ही कमीशन खोरी में संलिप्त है। और ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूरा ग्रामीण विकास विभाग ही ठेके में कमीशन खोरी में संलिप्त रहा है और नीचे से लेकर जो ऊंचे स्तर पर अधिकारी बैठे हैं वो ठेका मैनेज होने में लाभान्वित हुए हैं। और जांच में मिली तथ्य से पुष्टि हुई है कि ठेकों में जिसकी जितनी भूमिका होती थी उतना ही हिस्सा कमीशन में मिलता था। अब इस पूरे मामले में देखिए, लगातार जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को लेकर ईडी ने बड़ा दावा किया है। अपनी जो शुरुआती जांच है उसमें यह पाया गया कि 6 मई को छापेमारी के दौरान मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के यहां से जो 32 करोड़ से ज्यादा रुपए कैश मिले हैं वो आलमगीर आलम के थे। अब इस पूरे मामले में ये भी जानकारी सामने आ रही कि कई और कार्रवाई हो सकती है। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है। झारखंड के कई मंत्री रडार पर आ सकते हैं। 6 दिन की जो रिमांड है वो मंजूर हो गई है आलमगीर आलम की और अब इस पूरे मामले को लेकर ईडी आगे की कार्रवाई कर रही है। और अब आगे बढ़ेंगे। अतीक की पत्नी यानी कि शाइस्ता पर ईडी का शिकंजा। शाइस्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट को दाखिल कर दिया है। चार्जशीट में वसूली रैकेट चलाने के भी सबूत हैं। तो शाइस्ता लगातार शिकंजे में है और अब ईडी का शिकंजा शाइस्ता पर कसता हुआ। शाइस्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है और अब आने वाले समय में आपको बता दें कार्रवाई और तेज हो सकती है क्योंकि ईडी ने पीएमएलए कोर्ट के तहत चार्जशीट को दाखिल किया है। अब बात बढ़ती गर्मी की करते हैं। 5 दिनों तक लू की चपेट में रहेगा उत्तर भारत। 46 के पार पहुंच सकता है अधिकतम तापमान। दिल्ली का तापमान 45 डिग्री से ऊपर तक पहुंच सकता है। गुरुवार था सीजन का सबसे गर्म दिन यानी कि कल, और ऐसे में आज 43 डिग्री पारा रहने का अनुमान है। शनिवार को 45 डिग्री रहने का अनुमान है, यानी कि कल भी 45 डिग्री जो टेम्परेचर है वो रहेगा। और भीषण गर्मी का सामना दिल्ली एनसीआर के लोगों को करना पड़ेगा। अगले 5 दिन हीट वेव चल सकती है। अपना बहुत ख्याल आप रखिएगा क्योंकि हीट वेव की वजह से लू चलने से लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। ख़ासतौर पर जो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं उनसे कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलिए, वरना मत निकलिए, घरों के अंदर रहिए और सुरक्षित रहिए। देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है। पारा @42.5। दिल्ली पर गर्मी धूल की दोहरी मार और धूल और गर्मी ने दिल्ली के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। राजधानी में गुरुवार को तापमान 42.5 डिग्री दर्ज किया गया और ये सीजन का सबसे गर्म दिन था और आगे भी गर्मी और लू से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही साक्षी। और इस बीच दैनिक जागरण में भी हेडलाइन दी गई कि दिल्ली समेत उत्तर भारत 5 दिनों तक लू की चपेट में रहने वाला है। कई हिस्सों में 45 डिग्री के पार तापमान पहुंच सकता है अधिकतम। आईएमडी ने उत्तर पश्चिम भारत के लिए यहां पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है गर्मी को देखते हुए। बात आगे बढ़ते हुए अगली खबर की करते हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी एक खबर। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन का एक बड़ा फैसला सामने आया है। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिल रही है जिसकी वजह से पंजीकरण को रोक दिया गया है। हरिद्वार और ऋषिकेश में भी पंजीकरण जो किए जा रहे थे ऑफलाइन हो ऑनलाइन, उनको बंद कर दिया गया है। सैकड़ों यात्री हरिद्वार और ऋषिकेश में फिलहाल फंसे हुए हैं और देखिए कई लोगों की मौत की खबरें आई, कई लोगों के पैरों में फ्रैक्चर हो गया, घायल हो गए कई लोग, क्योंकि संख्या जितनी है उससे ज्यादा लोग चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ज्यादा श्रद्धालु होने की वजह से शासन प्रशासन को अपनी कमर कसनी पड़ रही है और बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। ऐसे में व्यवस्थाएं ताकि ठीक सही से चलती रहे, इसलिए चारधाम यात्रा के ऊपर ये फैसला लिया गया है कि जो पंजीकरण है फिलहाल उसको रोक दिया है। और देखिए प्रीति, क्योंकि हम ये बता भी रहे थे कि जो डेट है यानी कि चारधाम यात्रा करने की डेट उसको भी आगे बढ़ाया गया है। ये भी बड़ा फैसला यहाँ पर शासन प्रशासन की ओर से लिया गया है।
बिल्कुल, तो देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और व्यवस्थाओं को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और कोर्ट में आज कौन कौन से केसेस जिन पर हियरिंग होगी वो भी आपको बताते चलिए। उत्तराखंड के जंगलों में आग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। झारखंड जमीन घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग। वोटिंग के 48 घंटे के भीतर मतदान डेटा जारी करने की मांग और मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट एडीआर की याचिका पर सुनवाई करेगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी नियम को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती, टीवी टुडे ग्रुप ने नियम को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो छत्तीसगढ़ के गिरफ्तार आईएएस ऑफिसर रानू साहू की ओर से दायर जमानत याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग और ईडी ने रानू साहू समेत छत्तीसगढ़ के कई कारोबारियों और कांग्रेस के कोषाध्यक्षों के यहां छापेमारी की थी। आम आदमी पार्टी को दफ्तर के लिए भूमि अलॉट करने मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया था कि वह एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में कार्यालय की जमीन पाने की हकदार है। तो अमनदीप ढल की याचिका पर भी सुनवाई। ड्रग माफिया इकबाल मिर्ची के खास दोस्त हुमायूं मर्चेंट की ओर से दायर जमानत याचिका पर भी हियरिंग होगी। तो शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद कारोबारी अमनदीप ढल की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग। पश्चिम बंगाल की मानिक तला निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियां से जुड़े मामले में सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। तो जी सोनी की याचिका पर एनसीएलटी की हियरिंग और शिक्षकों की सैलरी मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही साथ आपको बताते चलें ये तमाम केसेस हैं जिन पर आज सुनवाई होनी है। और अब फैक्ट फाइल में बात होगी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की। 2005 से विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की जिसकी शुरुआत हुई। लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य। हाइपरटेंशन महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में होता है, ये एक रिपोर्ट में दावा किया गया। साइलेंट किलर भी इसे कहा जाता है। अपने बीपी को आप समय समय पर मापें, नियंत्रित करें, लंबे समय तक जिएं। तो इसका ये एक मूल मंत्र आप कह सकते हैं। तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस आज मनाया जा रहा है।